इस लेक्चर के प्रीवियस क्लिप्स में हमने मोनोपोली के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ मोनोपोली को डिस्कस किया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अभी तक हमने ये देखा है कि एक मोनोपोलिस्ट अपनी प्रोडक्ट के सारे बायर्स से सेम प्राइस चार्ज करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कई कंडीशंस में इन ऑर्डर टू गेन मोर प्रॉफिट एक मोनोपोलिस्ट अपनी प्रोडक्ट के डिफरेंट कस्टमर्स या डिफरेंट बायर्स से अपनी आइडेंटिकल या होमोजीनियस प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइस भी चार्ज कर सकता है। द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स फॉर वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, and a monopolist charging different prices for various units of his product represents a discriminating monopoly. बाज़ औक़ात कुछ बायर्स मोनोपोलिस्ट की प्रोडक्ट के ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार होते हैं, जबकि दूसरे बायर्स ये चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट की लार्जर क्वांटिटी तो परचेज कर सके, लेकिन ये प्रोडक्ट उन्हें लोअर प्राइस पर मिले। इन सर्कमस्टांसेस में एक मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस कर सकता है, यानी वो इन बायर्स से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है जो कि विलिंग है ज्यादा प्राइस पे करने के लिए, एंड ही कैन चार्ज लोअर प्राइस टू द कस्टमर्स हु आर विलिंग टू पे लो प्राइसेस। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर अगर पुअर पेशेंट्स से तो अपने चेकअप की कम फी चार्ज करता है, जबकि रिच पेशेंट्स या वो पेशेंट्स जो ज्यादा फी पे कर सके उनसे वो ज्यादा फी चार्ज करे, तो ये डॉक्टर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी तरह से वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी वापडा ना सिर्फ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बायर्स से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है, बल्कि ये डिफरेंट यूनिट्स कंज्यूम पर भी इसके प्राइस चार्ज डिफरेंट होते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर में ही प्रैक्टिस की जा सकती है, जबकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर या परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में तो कोई भी कंज्यूमर अपनी प्रोडक्ट के ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट में राइवल फर्म्स लोअर प्राइस पर ऑफर कर रही होती हैं। इसलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मोनोपोली या ओलिगोपोली के कंडीशंस में ही प्रैक्टिस की जा सकती है। Now we are going to discuss the conditions for price discrimination. There are three conditions for the possibility and success of price discrimination. First is different demand elasticities. Price discrimination के लिए जरूरी है कि different segments of market में product की price elasticity of demand different हो। एक प्रोडक्ट की डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट, लोकेशन एक्सेट्रा। इसी तरह अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल हो तो डिफरेंट कस्टमर्स से डिफरेंट प्राइस चार्ज करना मुश्किल हो जाए, यानी इस सूरत में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। सेकेंड कंडीशन इज मार्केट सेगमेंटेशन, यानी सेलर इस पोजीशन में हो कि वो बायर को ग्रुप्स में सेपरेट कर सके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए सेलर अपनी मार्केट को बायर्स की इनकम या एबिलिटी टू पे के लिहाज से भी चार्ज कर सकता है, जैसा कि हमने डॉक्टर की एग्जांपल में देखा था, हु इज चार्जिंग हाई प्राइस टू रिच पेशेंट्स एंड लोअर प्राइस टू पुअर पेशेंट्स। मार्केट सेगमेंटेशन क्वांटिटी ऑफ परचेज के लिहाज से भी हो सकती है, यानी अगर प्रोडक्ट की स्मॉलर क्वांटिटी परचेज की गई है तो उसके लिए हाई प्राइस चार्ज किए जाए, जबकि अगर लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज की गई है तो उसके लिए लो प्राइस चार्ज किए जाएं। इसी तरह से मार्केट सेगमेंटेशन जियोग्राफिक लोकेशन के लिहाज से भी हो सकती है, या ये सेगमेंटेशन टाइम के लिहाज से भी हो सकती है, जैसा कि टेलीफोन कंपनीज अपने कस्टमर्स से दिन के वक्त कॉल करने के लिए ज्यादा प्राइस चार्ज करती हैं, जबकि अगर वही कस्टमर्स रात के टाइम कॉल करें तो उनसे कम प्राइस चार्ज की जाती हैं। इसी तरह से डिफरेंट ब्रांड नेम्स से भी मार्केट सेगमेंटेशन की जा सकती है, या फिर एज के लिहाज से भी मार्केट सेगमेंटेशन हो सकती है। थर्ड कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मार्केट सीलिंग। मार्केट सीलिंग का मतलब है कि सेलर इस पोजीशन में हो कि इसकी प्रोडक्ट की दूसरी मार्केट में लोअर प्राइस पर रीसेल ना हो सके,
क्योंकि अगर उसकी प्रोडक्ट की लोअर प्राइस पर रीसेल हो जाए तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करना सेलर के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस व्हेन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल, यानी सेलर्स किन कंडीशंस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मोनोपोलिस्ट इस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है जहां पर उसकी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है। इसके अलावा हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि मोनोपोलिस्ट अपनी प्रोडक्ट को टू सेपरेट मार्केट्स, लेट सपोज मार्केट 1 और मार्केट 2 में सेल करता है। इस तरह से इसका डिमांड कर्व एक नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व है। यह भी अज्यूम किया जाता है कि मार्केट सीलिंग की कंडीशन मार्केट में प्रिवेल कर रही है, यानी चीपर मार्केट के बायर्स मोनोपोलिस्ट की प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस वाली मार्केट में रीसेल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इस वक्त ही प्रॉफिटेबल हो सकती है जब डिफरेंट मार्केट में मोनोपोलिस्ट की प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट हो। मोनोपोलिस्ट इस मार्केट में ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा जहां पर उसकी प्रोडक्ट की डिमांड लेस इलास्टिक होगी, जबकि उन मार्केट्स में जहां मोनोपोलिस्ट की प्रोडक्ट की डिमांड मोर इलास्टिक होगी वहां पर मोनोपोलिस्ट लोअर प्राइस को चार्ज करेगा। इस तरह से ही विल बी एबल टू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस एंड दीज डिफरेंट प्राइसेस विल जनरेट हिम मोर प्रॉफिट। अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। डायग्राम ए में मार्केट 1 के रेवेन्यू कर्व्स को शो किया गया है, जबकि डायग्राम बी में मार्केट 2 के रेवेन्यू कर्व्स को शो किया गया है। डायग्राम से पता चलता है कि मार्केट 1 में मोनोपोलिस्ट की प्रोडक्ट की डिमांड लेस इलास्टिक है क्योंकि इस मार्केट में डिमांड कर्व रिलेटिवली स्टीपर है, जबकि मार्केट 2 में मोनोपोलिस्ट की प्रोडक्ट की डिमांड मोर इलास्टिक है क्योंकि यहां पर डिमांड कर्व रिलेटिवली फ्लैटर है। पार्ट सी में समेशन ए आर कर्व, मार्केट 1 के एवरेज रेवेन्यू कर्व यानी AR1 और मार्केट 2 के एवरेज रेवेन्यू कर्व यानी AR2 की हॉरिजॉन्टल समेशन को शो करता है, जबकि समेशन MR कर्व MR1 यानी मार्केट 1 के मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को और MR2 यानी मार्केट 2 के मार्जिनल रेवेन्यू कर्व की हॉरिजॉन्टल समेशन को शो करता है। पार्ट सी में समेशन MR कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व को पॉइंट N पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से अगर मोनोपोलिस्ट दोनों मार्केट्स में एक सिंगल प्राइस यानी OP प्राइस चार्ज करे, जैसा कि पार्ट सी में शो किया गया है, तो वो OX0 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा, जबकि इसका टोटल रेवेन्यू इस केस में OPQX0 होगा। अब अगर मोनोपोलिस्ट दोनों मार्केट्स में अपनी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखते हुए डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना चाहे, यानी अगर वो मार्केट 1 में OP1 प्राइस चार्ज करे जबकि मार्केट 2 में OP2 प्राइस चार्ज करे, तो उस सूरत में मार्केट 1 में ही विल अर्न रेवेन्यू इक्वल टू द एरिया OP1QX1, जबकि मार्केट 2 में वो OP2Q2X2 टोटल रेवेन्यू को अर्न करेगा। इस तरह से ये कंबाइंड टोटल रेवेन्यू यानी इन दोनों मार्केट्स का टोटल रेवेन्यू यानी OP1Q1X1 और OP2Q2X2 इस टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है जो कि मोनोपोलिस्ट इस वक्त अर्न कर रहा है जब उसने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस नहीं किया, यानी कि इस टोटल रेवेन्यू OPQX0 से ये दोनों कंबाइंड टोटल रेवेन्यू ज्यादा हैं। अगर हम इस पॉइंट N से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन जहां जहां मार्केट 1 और मार्केट 2 के मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स को टच कर रही है, इतनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दोनों मार्केट्स प्रोड्यूस करें, जबकि प्राइस को हम इसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन एवरेज रेवेन्यू कर्व तक ड्रॉ करके, यानी अगर हम इसी पॉइंट से इसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि मार्जिनल रेवेन्यू को जहां पर टच कर रही है उससे एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करें एवरेज रेवेन्यू कर्व तक, तो हमें दोनों मार्केट्स के प्राइस का पता चल जाएगा। इस तरह से अगर मोनोपोलिस्ट की प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट हो तो उस तरह से मोनोपोलिस्ट कैन अर्न लार्जर प्रॉफिट। इस तरह से डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट की इक्विलिब्रियम के लिए 3 कंडीशंस का होना जरूरी है। नंबर 1, मोनोपोलिस्ट की प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट हो। नंबर 2,
हर मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एट प्राइस टू बी चार्ज पर इक्वल हो। नंबर 3, marginal revenue curve in each market must also be equal to marginal cost curve. Different price elasticity of demand at different markets की ये कंडीशन नेसेसरी कंडीशन तो है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसको इस डायग्राम में शो किया गया है। इस डायग्राम में मार्केट 2 में एवरेज रेवेन्यू कर्व AR2 और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व MR2 इतना नीचे है कि ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व को टच ही नहीं कर रहे। इस तरह से मार्केट 2 में तो मोनोपोलिस्ट बिल्कुल आउटपुट प्रोड्यूस या सेल नहीं करेगा। इस तरह से इस केस में अगरचे दोनों मार्केट्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट डिफरेंट है, लेकिन फिर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है।